नमस्कार दोस्तों और दोस्ती यही नहीं हो और प्यार में रखना पड़ता है पेशेंस। हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके सभी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं केवल इस एक वीडियो में। तो अब आपके हाथ में है कि आप ये पूरी वीडियो देखिए और अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए केवल इस एक वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके नमूने शुरू करते हैं। इसके नाम में आ रहा है केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि दो या तो दो से ज़्यादा सब्सटेंस को लीजिए, कौनो ऐसे सामान को लीजिए और उसको आपस में मिला दीजिए, घंघोड़ दीजिए। घंघोड़ने के बाद मान लीजिए वो आपस में रिएक्ट कर जाता है और कोनो दूसरा चीज़ बना लेता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसका आप इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए। A chemical reaction is a process, मतलब या reaction is a process। a reaction एक process है in which two or more substance combine each other, जिसमें कि दो या तो दो से ज़्यादा substance आपस में combine होते हैं, मिलते हैं and form other substance, और अलग कोई सब्सटेंस बना लेते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए कौनो सब्सटेंस है और बी कौनो सब्सटेंस है। अब ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करने के बाद एक अलग सब्सटेंस बना लेते हैं जिसका नाम है सी। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे निजी लाइफ में कभी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है? तो बहुत देखने को मिलता है। देखिए जैसे कि यह हो गया हाइड्रोजन हो गया। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है वाटर, जिसको कि आप H2O कहते हो। तो वाटर तो आप देखिए तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से वाटर बनता है। तो वाटर हमारे निजी लाइफ में देखने को मिलता है। अब देखिए हाइड्रोजन है गैस, ऑक्सीजन है गैस। अब ये दोनों गैस मिलके वाटर यानी कि लिक्विड बना दे रहे हैं। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक। मैग्नीशियम जो है अगर वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। यहाँ पर देखिए दो सब्सटेंस है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड कोनो अलग सब्सटेंस बना दे रहे हैं। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके बीच में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, क्या क्या हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा जब केमिकल रिएक्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज होते हमें दिख सकता है। स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस ये क्या है? एक स्टेट है। तो स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन सकता है किसमें? केमिकल रिएक्शन में। या फिर लिक्विड से गैस बन सकता है केमिकल रिएक्शन में। पहला हो गया चेंज इन स्टेट। दूसरा है चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, कभी कभार कलर वलर चेंज हो जाता है, तो चेंज इन कलर भी हो सकता है। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी ऊपर नीचे आ सकता है, एक दो केमिकल को मिलाए कभी कभार गर्म हो जाता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। चौथा एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि केमिकलों में से गैस उस निकल सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। नहीं समझ में आया तो अब देखिए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में क्या है? एक केमिकल है उसमें दूसरा केमिकल मिलाया गया, देख सकते हैं कलर वह चेंज हो गया। तो ये क्या है? चेंज इन कलर। और आप देख सकते हो ये इसमें से थोड़ा धुआं टाइप का भी निकल रहा है। तो धुआं निकल रहा है यानी कि गैस निकल रहा है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस। और देख सकते हो लिक्विड से गैस बन जा रहा है, यानी कि स्टेट भी चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन स्टेट। चौथा टेम्परेचर, यहाँ पर देख सकते हो कि बुलबुला मतलब खौल रहा है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर भी चेंज होते दिख रहा है। तो इस तरीके से जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो स्टेट, कलर, टेम्परेचर, गैस इक्वल हमें देखने को मिलता है। तो अब बारी आती है कि क्या होता है रिएक्टेंट्स और क्या होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मतलब ये होता है केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्ट करने वाला सब्सटेंस है, जो रिएक्ट करने वाला सामान है, उसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। और वही जब रिएक्ट होकर कोनो नया चीज़ बन जाता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन जान लेते हैं। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस दैट गो इनटू केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में जाते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि H2 और उसके साथ हमने कंबाइन कर दिया O2 यानी कि ऑक्सीजन को।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O यानी कि वाटर। तो यहाँ पर रिएक्ट क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ये दोनों चीज़, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं यानी कि H2O बना रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। यानी कि जो चीज़ रिएक्ट कर रहा है उसको रिएक्टेंट, जो बनकर निकल रहा है उसको प्रोडक्ट। यहाँ पर है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों मिलकर नया चीज़ बना दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्ट क्या कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। सिंपल सी बात है भाई। और जो बन रहा है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है ये अब आप जान गए। बारी आती है क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंबल उम्बल लगाकर, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन अलग होता है। केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल उम्बल लगाकर और अच्छे से रिप्रेजेंट कर दोगे तो वही केमिकल इक्वेशन बन जाता है। अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाई इज कॉल्ड क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आप समझिए। देखिए जैसे कि है मैग्नीशियम Mg, अब Mg है और इसके साथ हमने ऑक्सीजन यानी कि O2 को कंबाइन कर दिया, रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है भैया सॉलिड, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में S लिख दिया, ठीक है, ताकि जौन आदमी देखे ओखे ना तो का तुरंत पता चल जाए कि S क्या है, यानी कि ये सॉलिड है, यानी कि मैग्नीशियम यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है। O है O2, O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है भाई, गैस के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में G लिख दिया, ठीक है। हम ब्रैकेट में ही हमेशा लिखेंगे, पता लगा इसे खोल लिख दिए तो एक साथ मिल जाएगा, इसलिए हम G को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। अब ये दोनों कंबाइन होकर बना दिया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में यहाँ पर S लिख दिया है, समझ गए। इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और अगर ये हम SOGU हटा देना, यानी कि जो हमने अलग से ऐड किया है कि ये भाई ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, इसी को हटा दें तो वो बन जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कौनो हम सिंबल उम्बल नहीं लगाए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर हमने लगाए हैं, तो ये केमिकल इक्वेशन बन गया, ये केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम S से डिनोट करेंगे, कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसको L से डिनोट करेंगे, कोई चीज़ गैस फॉर्म में है तो उसको G से डिनोट करेंगे, कोई चीज़ एक्वस फॉर्म में तो उसको हम AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्वस का मतलब ये होता है पानी में अगर कोनो चीज़ घुली है ना तो घुली वाली चीज़ को हम एक्वस कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे। देखिए हम भी अपने निजी लाइफ में कई सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी क्लास में हो, टीचर उचर से टॉयलेट जाएं तो मतलब ई उंगली दिखाते हैं, सिंबल दिखाते हैं, तो लेटरिन जाएं। अभी हम कहेंगे हमारी वीडियो लाइक करी तो आप ऐसे कहेंगे, ऐसे लाइक मतलब सिंबल बनाए हैं, डिसलाइक करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हम उंगली के भी कई सिंबल बने हुए हैं, लेकिन एक उंगली का आपको सिंबल बहुत तेज़ी से याद आएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। अब देखिए वैसे यहाँ पर भी सिंबल लगाया जाता है केमिकल इक्वेशन में, ताकि और अच्छे से और बेहतर समझ में हमें आ सके कि यहाँ पर जो हम समन्वय जो सब्सटेंस लिए वो किस फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है भैया, G यानी कि गैस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में रहता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O यानी कि पानी बना देते हैं। अब पानी किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है केमिकल इक्वेशन और रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सारा चैप्टर वर्क बेसिक था। क्वेश्चनवा तो यहाँ से पूछा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, आपके स्कूल में कोई भी एग्जाम हो रहा हो, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए इसको रट लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको समझते हैं। देखिए अगर एक कोई केमिकल रिएक्शन है
तो उसके रिएक्टेंट के साइड जितना एटम होगा उतना ही प्रोडक्ट के साइड उतना एटम होना चाहिए। यही कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर दोनों तरफ सेम एटम नहीं है तो उसको आप बराबर करिए। अब कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। अब हम यहाँ पर, अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं भी जान रहा हूँ, देखिए अब आएगा आपको समझ में। जैसे Mg है, Mg क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास कितने एटम हैं? एक एटम है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा रहता तो वहाँ हम 1 मानते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितने एटम हैं? 2 एटम आपको दिख रहा होगा। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके MgO बनाते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास कितने एटम हैं? एक एटम है, कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 मानेंगे। यहाँ O है, O यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने एटम हैं? एक एटम है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए रिएक्टेंट के साइड, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के पास 2 एटम थे, यहाँ पर केवल 1 एटम है। तो अब क्या करेंगे? क्योंकि इधर जितने एटम हैं उतने एटम इधर होने चाहिए। यही कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और इसका बैलेंस करने का कोनो फॉर्मूला नहीं है, केवल इसको हम एक मेथड से सॉल्व करते हैं जिसका नाम है हिडन ट्रायल मेथड, यानी कि तुक्का मारो, अपने आप इस बैलेंस करो। देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 1 एटम है, यहाँ पर हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब बहुत से लोग के मन में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्यों 2 ना लिखें। तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, हमेशा यहाँ इसके सामने लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर सामने 2 लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन के पास अब 2 एटम हो गए, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा तो ऑटोमेटिक इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास 2 एटम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास भी 2 एटम हो गए तो यहाँ पर लेकिन मैग्नीशियम के पास केवल 1 एटम थे, इधर 2 एटम हो गए। तो यहाँ पर भी हमें 2 एटम ऐसे बना देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मत लिखिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा सामने लिखा जाता है। तो इस तरीके से अब आप देखो, इधर भी मैग्नीशियम के पास 2 एटम, इधर भी मैग्नीशियम के पास 2 एटम, इधर ऑक्सीजन के पास 2 एटम, इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 एटम। तो इस तरीके से हो गया ना, यानी कि दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर हो गई। अब आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्वल हो गया। अब इसको हम अच्छे से फॉर्मेट में लिख देते हैं। देखिए 2Mg, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? S, क्योंकि ये Mg क्या है? सॉलिड होता है, प्लस O2, यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। ठीक, अब 2MgO, MgO क्या होता है? सॉलिड होता है। बहुत से लोग के मन में आ रहा होगा, कबो कभार ऐसे कोनो सब्सटेंस आ जाएगा जो हमें पता ही नहीं रहेगा कि सॉलिड है कि लिक्विड। तो आपको ये जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। बात करते हैं दूसरे की। देखिए इधर H है, H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम हैं। ठीक, अब ये दोनों कंबाइन होके H2O यानी कि पानी बनाते हैं। इधर हाइड्रोजन के पास 2 एटम हैं, इधर भी हाइड्रोजन के पास 2 एटम हैं। इधर ऑक्सीजन के पास 2 एटम हैं, इधर ऑक्सीजन के पास 1 एटम है। अब हो गया बवाल। यहीं पर बवाल क्या हुआ? बवाल ये हुआ कि जितना एटम इधर होना चाहिए उतना इधर भी होना चाहिए, लेकिन इधर 1 है। तो इधर 2 बनाने के लिए सबसे पहले इसे ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 2 लिखने के बाद होगा क्या? जब ये ब्रैकेट हुआ खुलेगा तो कुल में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम आ जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन के पास भी 2 एटम और आ जाएंगे, और इसके पास 2 एटम पहले ही से थे। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के पास 4 एटम हो जाएंगे। और इधर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन पास खाली 2 ही एटम हैं, तो इधर भी हमें 4 एटम बनाना पड़ेगा। तो हमने 2 एटम यहाँ पर लगा दिया, तो 2 × 2 = 4। इधर भी हाइड्रोजन पास 4 एटम, इधर भी हाइड्रोजन पास 4 एटम, इधर ऑक्सीजन के पास 2 एटम, इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 एटम। तो इस तरीके से ये भी जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे 2H2 क्या होता है? H2 भैया गैस होता है, प्लस ऑक्सीजन ये क्या होता है? गैस होता है। यहाँ पर 2H2O
H2O क्या होता है भैया, पानी होता है यानी कि लिक्विड। तो इस तरीके से आपका जो केमिकल रिएक्शन था वो बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि भैया हम आ गया, लेकिन आया हो या नहीं है, ये तो हमने खाली बेसिक सा किया है। अब भाई मान लीजिए कोनो केमिकल रिएक्शन लिख दिया है यहाँ तक, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर जो अलग से वीडियो है उसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इतना ईजी आपसे एग्जाम में पूछेगा ही नहीं भैया, आप भी जानते हो। अब पता लगा जो पेपर ऊपर बना रहा है, अब मेहरारू से अपने लड़ उड़ के आया हो, तब तो भैया आपको इतना बड़ा दे देगा, बैलेंस करते रह जाइएगा। इसलिए ध्यान से वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं ये जो केमिकल इक्वेशन होता है इसे हमें बैलेंस करना क्यों पड़ता है, आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत होती है। तो इसको इसलिए बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बाय केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Mg था, यहाँ पर O2 था, इधर Mg हो गया, O हो गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 एटम थे, यहाँ पर खाली 1 के एटम बचा रहा। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ ना, और केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 1 एटम गायब हो गया। पहले 2 एटम था, अब 1 एटम रहा। तो क्या कह रहा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको बैलेंस करते हैं ताकि इधर फिर से 2 एटम आ जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा रीजन इसलिए करते हैं, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितना मास है केमिकल रिएक्शन से पहले शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन, यानी कि जितना रिएक्टेंट के पास रहेगा रिएक्शन से पहले उतना ही प्रोडक्ट के पास रहना चाहिए रिएक्शन के बाद। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जितना एटम इधर रहना चाहिए उतना ही एटम इधर रहना चाहिए। इसीलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि कभी कभार कम ज़्यादा हो जाता है एटम, और हो भी जाता है, देख ही रहे हैं आप। तो इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। अब आपको समझ में आ गया किस लिए हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन करते हैं और कैसे किया जाता है। तो अब आपको किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है वो आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये बेसिकली माने जाते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो दूसरा का होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा का होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन्हीं चारों के बारे में हमें पढ़ना है। शुरू करते हैं पहले से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि 2 या तो 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और वह मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अरे भैया, जैसे कि जब एक मेहरारू एक मनसेधु मिलते हैं तो क्या होता है, एक तो लड़कियां होता है, वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी होता है। देखिए, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हों और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बने, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि भैया मान लीजिए A है और B है, ये दोनों मिलकर क्या बना दे रहे हैं, C। तो यही क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कहेंगे एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक चीज़ बना रहे हैं, H2O यानी कि पानी। तो यही क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या तो 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए Mg है, O2 है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको समझ में आ गया हो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आप इसको आराम से बैलेंस भी कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले हमने बैलेंसिंग किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है वो हमने सीखा है। तो इसको आप बैलेंस भी आराम से कर सकते हो। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है वो जान गए। अब हम समझते हैं क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है जब एक रिएक्टेंट अनेक प्रोडक्ट में टूट जाए, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अरे भैया, मान लीजिए आपकी वाली आपको छोड़कर चली गई, तो आपका एक दिल है, वो एक दिल कई पार्ट में टूट जाता है, तो आपके दिल का डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। वैसे यहाँ पर भी है, जब एक रिएक्टेंट अनेक प्रोडक्ट में टूट जाता है वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इसका हम अब डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन
इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, यानी कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, रिएक्टेंट टूट जाता है टू और मोर सब्सटेंस, दो या तो दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, यानी कि दो या तो दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है ए, यानी कि ए हमारा रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है, एक है बी एक है सी, तो ये क्या है? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आपके पेटों में एक सवाल भी आना चाहिए कि ये जो ए है वो बी सी में तो टूट गया, ठीक है, अब ये ए बी सी में कैसे टूटा? यानी कि ए में हमने कुछ नहीं मिलाया, फिर ये बी सी यानी कि अलग अलग सब्सटेंस में कैसे टूट गया? अब भैया अभी मान लीजिए ई मार्कर है, अभी मार्कर वक्त मुझे पिघलाना है, तो ये अपने आप पे थोड़ी ना पिघलेगा, इसमें हमें हीट उठ देना पड़ेगा, ठीक, तब पिघलेगा। वैसे ए जो है, ए अब बी सी में कैसे टूट गया? ए मान लीजिए कौनो सब्सटेंस है, अब ये बी सी में का अपने आप पे थोड़ी ना टूट जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तबे टूटेगा। तो ए में मान लीजिए हमने हीट दे दिया और ये बी सी में टूट गया। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, तब ये बी सी में टूट गया। तो इसी के ही बेस पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा का फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, ठीक। अब ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है ऐसा रिएक्शन जो कि हीट के द्वारा होता हो, उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CaCO3, CaCO3 को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। लाइम स्टोन, अब ये पत्थरा देख रहे हो, ये लाइम स्टोन है, ठीक है। अब ये लाइम स्टोन जो रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है, और ये CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये CaCO3, ठीक, अब ये सॉलिड है, ये पत्थरा सॉलिड है भैया। अब ये CaCO3 में अगर हम हीट दे देना, ये पत्थरा आप घरे लाइए और इसमें हीट दे दीजिए। हीट को हम इसे ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे के ट्राइंगल बना दीजिए, वो हीट का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि आप हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पेपर पर हम ट्राइंगल और एंगल आ जाता है, बहुत लोग मुड़िए खजुआते रह जाते हैं कि मैथ कहाँ से पूछ लिया। तो हीट को हम छोटे ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अगर CaCO3 में हीट दे देना तो ये CaO में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। CaO का मतलब होता है क्विक लाइम, और CO2 मतलब जानबे करते हो, हम लोग भी पिछुआ CO2 निकालते हैं, गैस होता है ये। और गैस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ऐसे ऊपर एरो करके, ऊपर एरो करके इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि अब भैया गैस है, ऊपर ही निकलेगा, तो इसलिए कहूँ गैस हो आता है ना, तो इस तरीके से हम ऊपर एरो दिखा देते हैं। अब CO2 है भैया, गैस है तो ऊपर ही निकलेगा, तो CO2 गैस निकलेगा और CaO। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, एक रिएक्टेंट था, उस पर हीट देने से दो अलग अलग प्रोडक्ट मिले। ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें हम हीट दिए हैं तो इसलिए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आप समझ गए होंगे। आप समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब आप इसके नाम पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो आ रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिक से निकल के आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होता है, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास H2O है, यानी कि पानी है। अब वो पानिया में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट डालें, क्या डालें? इलेक्ट्रिक करंट, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो पानिया में हम इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे ना, तो वो H2 में टूट जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस, और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। अब आप एक बाल्टी पानी लीजिए और उस बाल्टी में 2 तार डाल लीजिए, ठीक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाए, तो उसमें क्या होगा? वो H2O जो रहेगा वो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस में टूटेगा और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। सहम ना करिएगा, बता रहा हूँ खाली। अब देखिए यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट था, अब वो रिएक्टेंट दो अलग प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, इसलिए इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालने से ये टूट रहा है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन क्या होता है। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब ये होता है सनलाइट। कैसे? अब जैसे आप बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है सनलाइट, वैसे यहाँ पर भी फोटो का मतलब होगा सनलाइट।
अब भैया फोटो का नाम लेता हूँ तो बहुत लोग अपनी वाली फोटो ये याद करने लगते हैं, वो फोटो की बात नहीं की जा रही। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन यानी कि ऐसा रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब जैसे कि एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड में अगर हम सनलाइट दिखाएंगे ना, सनलाइट, तो ये जो AgCl है वो Ag में टूट जाएगा और Cl2 में टूट जाएगा। अब आप देखिए Ag का मतलब होता है, क्या होता है Ag का मतलब सिल्वर होता है। अब आप सोचोगे सिल्वर Si होता है, मतलब सिल्वर की स्पेलिंग Si से शुरू होती है, तो इसका जो फॉर्मूला है Ag कहाँ लिखा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, Ag नमो याद करने में बड़ी दिक्कत होती है कि कौन पूछ ले सिल्वर को बताओ, तो बहुत से लोग Si बोलेंगे, Si नहीं होता, उसका Ag होता है। अब Ag क्यों रखा गया, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जब शादी उदी होती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मेहरारू होती है वो ऐसे बुलाती है, Ag चांदी की बाली ले आइए, Ag चांदी के पायल ले आइए। तो ये जो Ag, साइंटिस्टों ने सुना भैया बार बार Ag बुला रहे हैं, Ag चांदी की बाली ले आइए, Ag चांदी की नथुनी ले आइए, तो Ag लगा दे रहे हैं चांदी के आगे। चांदी का मतलब क्या होता है, सिल्वर, और सिल्वर का फॉर्मूला Ag। अब यही साइंटिस्टों ने उठा लिया Ag, बार बार Ag चांदी ले आइए, तो इसीलिए Ag रख उठा। समझ गए क्या होता है सिल्वर का, Ag। ठीक, तो Ag और Cl का क्लोराइड, क्लोराइड तो याद ही होगा, Cl क्लोराइड, तो Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड। अगर इसमें हम सनलाइट दिखाएंगे तो ये Ag में टूट जाएगा और Cl2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो एक रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, तो इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन सनलाइट दिखाने पर टूट रहा है, इसलिए फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके नामों से हम इसको समझते हैं। इसके नाम में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को उसी के ही दरिये से हटा देना, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेस करना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि जो ज्यादा तगड़ा एलिमेंट है वो कम तगड़े एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसी के ही सॉल्यूशन से, तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप इसका एग्जांपल देखिए तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है AB और एक एलिमेंट है जिसका नाम है C। अब ये AB और C का हम रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है, जो B वाला है ना वो यहाँ से हट जाता है और AC हो जाता है फिर, यानी कि B वाला A की जगह से हट गया और B की जगह C आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो C है उसने B को डिस्प्लेस कर दिया, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे निजी लाइफ में भी होता है। कब, जैसे कि मान लीजिए आपकी वाली के सामने आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा तगड़ा कोई लड़का आ जाए तो उसके साथ चली जाएगी, यानी कि उसने, जो लड़का है उसने आपकी वाली के ही लाइफ से आपको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा तगड़ा था। वैसे यहाँ भी हो रहा है, जैसे AB है और C से हमने इसको रिएक्शन कराया, अब जो ये C है ना वो B से ज़्यादा तगड़ा है, इसीलिए जो C है वो A के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा और B भैया अकेले पड़ जाएगा, आप अकेले पड़ जाओगे। तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक नाम से और जाना जाता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। भैया डिस्प्लेस रिप्लेस दोनों का मतलब एक होता है, चाहे आप उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो चाहे रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलो। अब हम समझते हैं कुछ और एग्जांपल लेकर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है Fe का मतलब होता है आयरन। अब ये आयरन को हमने CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया। रिएक्शन कराने के बाद होगा क्या, जो Fe है ना वो चला जाएगा SO4 के साथ, तो देखिए FeSO4 हो जाएगा और जो Cu है ना उन अकेले पड़ जाएंगे। काहे कि जो Fe है भैया लोहा है, आयरन तो लोहा ज़्यादा तगड़ा होता है,
कॉपर से, इसीलिए जो आयरन है वो चला जाएगा SO4 के साथ, क्योंकि ज़्यादा तगड़ा है। आपकी भी निजी लाइफ में हुआ होगा कभी ना कभी, आपसे ज़्यादा तगड़ा आपकी वाली के सामने कोनो लड़की आ गया होगा तो आपकी वाली आपको डिस्प्लेस कर दी होगी। ठीक, तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा और Cu भैया अकेले रह जाएंगे, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है Zn यानी कि जिंक और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो जिंक जो है वो SO4 के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो SO4 और जिंक ये दोनों जाकर जुड़ जाएंगे, तो देखिए ZnSO4 हो जाएगा, क्योंकि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ZnSO4 हो जाएगा। और कॉपर भैया कम रिएक्टिव थे, कम तगड़े थे, इसीलिए उन अकेले पड़ जाएंगे, आप ऐसे कुंवारे रह जाओगे। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी इसी के ही नाम से समझते हैं। देखिए इसमें आ रहा है डबल, डबल का मतलब होता है दुई। अब यहाँ पर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दुई चीज़ डिस्प्लेस होंगी, दुई एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, द रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स आर एक्सचेंज, जिसमें एलिमेंट एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड में, यानी कि दो कंपाउंड में एलिमेंट चेंज होंगे, इधर उधर होंगे, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है AB। अब ये जो AB एलिमेंट है इसको हमने CD से रिएक्ट कराया। अब हम जब इसको रिएक्ट कराएंगे ना, रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, जो A है वो चला जाएगा D के साथ और जो B है वो चला जाएगा C के साथ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर दुई कंपाउंड इधर उधर हुए, तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए AD हो जाएगा और BC हो जाएगा। ठीक है, BC गलत मत सोचिएगा। देखिए जो BC है, जो B है वो क्या होगा, C के साथ चला जाएगा, और A है वो D के साथ चला जाएगा। हमारे निजी लाइफ में भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कैसे होता है, मान लीजिए आपकी वाली अपने सहेली को ले आई आपके सामने। अब उसकी सहेलियाँ उससे ज़्यादा अच्छी, खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छी है, तो क्या होगा, आप उसकी सहेलियों के पीछे लाग जाओगे, अपनी वाली को धीरे धीरे छोड़ दोगे। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए ये जो A है ये मान लीजिए आप हैं, और B है मान लीजिए आपकी वाली है, और ये मान लीजिए जो D है ना ये आपकी वाली की सहेली है। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है। अब आपकी वाली क्या करी, अपने सहेलियों को ले आई आपके सामने, तो आप अपनी वाली को छोड़ देंगे और एकरे D के पीछे यानी कि उसकी सहेलियत के पीछे लग जाओगे। तो यहाँ पर आगे रिएक्शन होकर क्या होगा, AD बन जाएगा। अब उसके पीछे आप लग गए हो, तो मान लीजिए वो भी आपके साथ आ गई, तो AD हो जाएगा, और B आपकी वाली वैसे रह जाएगी। तो आपकी वाली भी जानती है ये चला गया, ये पहला चला गया, उसे कहा दूसरा का आ जाएगा। तो जो B है वो क्या करेगी, C के साथ चली जाएगी, कौन दूसरा का वो पकड़ लेगी, उसका क्या है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो A जो है वो D के साथ चला गया, B है जो वो C के साथ चला गया। यहाँ पर दो कंपाउंड आगे पीछे हुए डिस्प्लेस हुए, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक तो हम रिएक्शन असली वाला देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है Ag और NO3, ये एक एलिमेंट है, और यहाँ पर है NaCl। तो ये दोनों का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो AgCl हो जाता है और NaNO3 हो जाता है। तो देखिए जो Ag है, Ag मतलब जानबे करते हो, Ag है Ag। अब ये Ag होगा किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। ठीक, और ये जो NO3 है ये किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए भैया इनके साथ भाग गए लड़के, इन एक अलग भाग गया। तो यहाँ पर दोनों जो कंपाउंड है आगे पीछे हुए, डिस्प्लेस हुए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, कौनो रिएक्शन दे देगा। और ये भी जान लीजिए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले जो हमने पढ़ा था रिएक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कोई रिएक्शन दे देगा और आपके सामने चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताइए कौन सही इसमें से सही है। तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें भैया डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही कंपाउंड इधर उधर हो रहा था। जैसे कि ये जो
बी है वो हट जा रहा था, सी आ जा रहा था, तो एक डिस्प्लेस हुआ, बी डिस्प्लेस हुआ, तो इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही कंपाउंड आगे पीछे हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हमने कितने प्रकार से केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको पढ़ लिया, लेकिन एक प्रकार से और होता है, वो होता है हीट यानी एनर्जी के बेस पर। अब ये किस तरीके से होता है इसको समझते हैं। देखिए ये दो प्रकार से होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट भी निकले, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कौनो कुछ एलिमेंट है और वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद उसमें से हीट भी निकल रही है, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें से कि एनर्जी भी निकले, एनर्जी को आप हीट भी कह सकते हो, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकले फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि उसके सिस्टम से सराउंडिंग में। सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां से और उसके सराउंडिंग, यानी कि उसके चारों तरफ जो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। भैया हमारे अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जानते हो कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए कौनो मेहरारू और मेंसोदू हैं। अब मेहरारू मान लीजिए खूब लिपस्टिक मंगा रही है, नाथुनी, बाली, चूड़ी, पायल, कुल चीज़ मंगाई, और उसके बाद आदमी का भैया खुनवा खौलने लगता है। खौलने के बाद क्या होता है? अंदरवा से हीट आने लगता है, यानी कि अंदरवा हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तब भैया बाहर वह हीट आ रहा है, हीट निकल रहा है, एकदम दहिया वहिया गर्म हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं जहां से हीट निकलती है बाहर की ओर, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब केमिस्ट्री में कैसे होता है उसको देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमने CH4 को हम मीथेन भी कहते हैं। CH4 को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, O2 से रिएक्ट करा दिया, फिर क्या होगा? अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे ना तो CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा और हीटो निकलेगा। इसी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले। यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है, इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट कराओगे ना तो गरम गरम भी लगता है। समझ गए ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? समझ गए। अब हम जानते हैं क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसी का ही उल्टा होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के अंदर, यानी कि ये हीटवा बाहर नहीं लेता बल्कि बाहरवा से हीट अंदरवा ले लेता है। इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन अ रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि सिस्टम जो रहता है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी यानी हीट को फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने चारों तरफ वातावरण से। इसी को ही हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप कभी कभार क्या होता है ना, डरा जाते हो, डराने के बाद क्या होता है? एकदम देहिया ठंडा जाती है। मान लीजिए आप रात में कहीं जा रहे हो, सर देखा कुछ किया, उसके बाद डरा जाओगे, पसीना वसीना एकदम देहिया ठंडा जाती है। ठंडाने के बाद क्या होता है ना, तो हमारी जो बॉडी रहती है वो चारों तरफ से हीट को लेने लगती है ताकि हम लोग का टेम्परेचर बना रहे। तो ये क्या होता है? चारों तरफ से हमारी बॉडी हीट को ले रही है, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हालांकि ये सब मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ, बस समझाने के लिए, ऐसा नहीं एक पेपर में लिख के आ जाना कि हम डरा जाते हैं फिर ऐसे ऐसे होता है। ठीक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अंदर की तरफ आती है। अब ये केमिस्ट्री में कैसे होता है उसको समझिए। देखिए एग्जांपल, जैसे कि CaCO3 है, और अगर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर CaCO3 में हीट दोगे, देखिए हीट को मैंने आपको शुरुआत में बताया था ऐसे ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। तो अगर CaCO3 में आप हीट दोगे ना तो ये टूट जाता है CaO में और CO2 में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? CaCO3 में हमें हीट देनी पड़ रही है, ये हीट ले रहा है तब जाकर ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो हीट जब अंदर ली जाती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो यानी कि जब बाहर एनर्जी छोड़ी जाती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आ गया होगा अब आपको क्या होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब हम समझते हैं क्या होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है ऐसा कौनो चीज, कौनो एलिमेंट जो कि रिएक्शन की प्रोसेस को तेज कर दे, उसी को हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप
कहीं घर और में है, कौन रिएक्शन कर रहे हैं और उस रिएक्शन को होने मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, आपको गुस्सा लगेगी। और मान लीजिए उसी टाइम आपको लग गया लैटरिन, अब आपको केमिकल के पास रहना भी है और लैटरिन आपको जाना भी है, तो अब क्या करोगे? तो ऐसे वक्त में क्या किया जाता है? कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। कैटलिस्ट क्या करोगे? अगर उस केमिकलवा के अंदर कैटलिस्ट को डाल दोगे, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि केमिकल की प्रोसेस को तेज कर दे, यानी कि उस एलिमेंट को अगर आप डाल दोगे केमिकल के अंदर, तो केमिकल का जो प्रोसेस है जो 1 घंटा ले रहा था ना, वो खाली 10 मिनट लेगा। तो आप भैया 10 मिनट में वो रिएक्शन करा के लैटरिन भी कर लोगे आराम से। तो कैटलिस्ट का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को तेज किया जा सके। और जो कैटलिस्ट वह होता है ना, अगर उसको आप डालोगे केमिकल के अंदर ताकि रिएक्शन की प्रोसेस तेज हो जाए, जो कैटलिस्ट वह है वो रिएक्शन की प्रोसेस को तेज करेगा भी और खुद एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए इतना बड़ा कौन चीज है जो कि रिएक्शन की प्रोसेस तेज कर देता है, मान लीजिए ये है, ठीक, इसको मैंने केमिकल के अंदर डाल दिया। अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन की प्रोसेस तेज कर देगा और खुद एब्जॉर्बो नहीं होगा, मतलब इतना कितने रहेगा, निकालेंगे तब भी इतने रहेगा, उसी को हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब इसका आप डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन है अ सब्सटेंस विच इंक्रीज दैट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोसेस को तेज कर देता है, विदाउट इट सेल्फ बींग कंज्यूम, बिना खुद कंज्यूम हुए, उसी को हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब आता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कभी कभार केमिकल रिएक्शन कराते दौरान ना उसमें कभी कभार कुछ सॉलिड पार्ट भी आ जाते हैं, ठीक, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब मान लीजिए कोनो केमिकल में सॉलिड पार्ट है, ठीक, अब जो केमिकल है वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसमें कुछ सॉलिड आ जाएगा तो नीचे दबने लगेगा, उसी चीज़ को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो सॉलिड पार्ट आ जाता है। तो आप जान गए होंगे क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है कैटलिस्ट और क्या होता है प्रेसिपिटेट। इतना जान गए, अब चलते हैं आगे। तो अब हम समझते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए इसके नाम पर ध्यान दीजिए, इसके नाम में आ रहा है ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन लाकर जोड़ देते हो तो वही ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकाल के धकिया देते हो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जोड़ दो, या फिर अगर उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन मौजूद है उस हाइड्रोजन को निकाल दो, ये दोनों ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका आप डेफिनेशन देखिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, या फिर उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को निकाल दो, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन को धकियाने का काम किया जाता है। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन है उसको धकिया बाहर कर दो तो वही ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर किसी सब्सटेंस में लाकर खींच के ऑक्सीजन जोड़ दो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास है Mg यानी कि मैग्नीशियम, और है O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब इन दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो MgO बनता है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ उसको समझिए। तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास था केवल Mg, रिएक्शन होने के बाद MgO बन गया, यानी कि Mg में O आकर जुड़ गया। O क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो Mg में O आकर जुड़ा, यहाँ पर देखिए Mg में क्या हुआ? O आकर जुड़ा, Mg में आकर O जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर O जुड़ा है यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। भाई सिंपल सी बात है ब्रो। अब हम समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर है HCl और है यहाँ पर ऑक्सीजन। HCl और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाता है तो हमें मिलता है Cl2 और H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर HCl था, रिएक्शन होने के बाद केवल Cl2 हमारे पास बचा, यानी कि HCl में से H गायब हो गया, और H क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे HCl में से H जो है वो गायब हो गया, केवल Cl2 बचा, तो हाइड्रोजन का निकल जाना, हाइड्रोजन को धकिया देना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए ऑक्सीडेशन, ठीक, यानी कि कहीं भी ऑक्सीजन जोड़ो या फिर हाइड्रोजन के निकालो, ये क्या कहलाता है? हमारा
ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन केवल इसी का ही उल्टा होता है। उल्टा मतलब यानी कि किसी भी सब्सटेंस में लाकर हाइड्रोजन जोड़ दो और उसमें से ऑक्सीजन निकाल दो, ये क्या कहलाता है? ये रिडक्शन कहलाता है। यानी कि कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन को निकाल दो, वही रिडक्शन कहलाता है। या फिर उस सब्सटेंस में कहीं पर हाइड्रोजन है, उसको लाकर जोड़ दो उस सब्सटेंस में, तो वो भी रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन को धकियाने का काम होता है और हाइड्रोजन को जोड़ने का काम होता है रिडक्शन में। अब इसके हम डेफिनेशन पे जाते हैं। रिडक्शन द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में से आप ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन लाकर जोड़ दीजिए, दोनों क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास है Mg और है O2, ठीक, तो ये रिएक्शन करके बनाते हैं MgO। जो यहाँ पर हमने लिया था एग्जाम्पल, वही हम यहाँ पर लेते हैं, तब आपको अच्छे से भी समझ में आएगा। देखिए, तो यहाँ पर Mg था, Mg के पास O आकर जुड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये O आकर जुड़ा कहाँ से? तो ये O यहाँ पर था, यही आकर अगर जाकर यहाँ पर जुड़ा, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से O हट गया, यानी कि ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन को धकिया देना, ऑक्सीजन को निकाल देना, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन हटा। तो यहाँ जब ऑक्सीजन हटा तो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो इस स्थान को क्या बोलोगे? इस स्थान को बोलोगे कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर। यहाँ पर हमें दिया गया है H2 और यहाँ पर दिया गया है Br2। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है 2HBr। अब देखिए, यहाँ पर हमें ढूंढना है कहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। तो आप देखोगे, पहले यहाँ पर Br अकेले था, ठीक, यहाँ पर जाकर Br के साथ H जुड़ गया। H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। तो जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है? उसको रिडक्शन कहा जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा कहाँ पर? Br में जाकर आगे चल के हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता हो, रिडक्शन का मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। तीसरे एग्जाम्पल तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे पास दिया गया है CuO, एक ठो दिया गया है H2, और फिर ये रिएक्ट करके Cu बनाते हैं और H2O बनाते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि Cu पहले CuO था, तो CuO यानी कि O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर आगे चल के केवल बचता है हमारे पास Cu, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया। तो जहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है उसको भी क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा उसको रिडक्शन कहेंगे। अब हम ये इसी में ही ढूंढेंगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास था H2। अब इस H2 में आगे चल के O जुड़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन। तो जहाँ पर O यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो H2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता हो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको मैं एक अचंभित करने वाली बात बताता हूं। कोई भी रिएक्शन है तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी कि उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो गया। अब जैसे कि हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, Mg है और O2 है, ये बनाता है MgO। तो यहाँ पर आप देखो Mg में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ आगे चल के, लेकिन जहाँ से ऑक्सीजन वहाँ हट गया वहाँ तो रिडक्शन होगा। तो इस स्थान पर पहले ऑक्सीजन था, तो इस स्थान पर ऑक्सीजन था, इस स्थान से ऑक्सीजन आगे चल के हट जा रहा है रिएक्शन के बाद, तो इस स्थान पर अब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेडॉक्स। रे का मतलब होता है रिडक्शन और डॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर जो
OX है, OX का मतलब ऑक्सीजन होता है, तो ऐसे बना दिया गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, यही दोनों को मिला दीजिए तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो अब आता है चैप्टर का सबसे आसान और अंतिम टॉपिक, क्या होता है कोरोजन और क्या होता है रेंसिडिटी। शुरू करते हैं कोरोजन से। देखिए ये दोनों आसान भले हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। कोरोजन से शुरू करते हैं। क्या होता है कोरोजन? कोरोजन का मतलब ये होता है अगर कोनो मेटल है उसको आप ऐसे खुले रख देते हो और उसके बाद उस पर हवा लगे, पानी लगे, मॉइस्चर लगे, एसिड लगे और ये सब लगने के बाद वो मेटल खराब होना शुरू हो जाए, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन और अच्छे समझ में आ जाएगा। कोरोजन द ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल, कोई प्योर मेटल है वो उसका ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे खराब होना, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड, एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण, एसिड के कारण, ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पर। यानी कि अब मान लीजिए सरिया रखा है, अब वो सरिया इसे खुला रखा है और उस पर पनियों पड़ रहा है बारिश में और तो और उस पर एसिड ओसिड पड़ रहा है कुछ, मतलब जब बारिश होती है, जो पहली बारिश होती है उसको हम एसिड रेन कहते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी एसिड की मात्रा भी रहती है। तो सरिया पानी लग रहा है, एसिड लग रहा है, कौनो थूक दे रहा है, खिखार उखार कौनो थूक दे रहा है और तो और हवा लग रही है, इसके कारण शरीर खराब होने लगता है। शरीर देखेंगे मुरझाने लगता है। छाता होता कहीं कहीं हम लोग के शरीर ये निकला रहता है कहूँ थोड़ा थोड़ा, तो देखेंगे मुरझा गया रहता है। क्यों? क्योंकि उस पर हवा लगते रहती है, पानी लगते रहता है, मॉइस्चर लगते रहता है, एसिड लगते रहता है, तो मुरझा जाता है। मुरझाने के कारण वो कमज़ोर हो जाता है और इसी को हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी कोरोजन कहलाता है। बहुत से लोग के पेटवा में फेफड़वा में एक क्वेश्चन आता है कि रस्टिंग और कोरोजन का एक का है? नहीं भैया, रस्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, तो जब लोहा हुआ मुरझा जाता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। कोरोजन किसको कहते हैं? कोरोजन इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं जब उस पर हवा लगे, वो खराब वराब होना शुरू हो जाए, उसको हम कोरोजन कहते हैं। जैसे ब्लैक क्लॉटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर ओलोवर देखिए कोनो चांदी ओदी बाली ओली गले ओले में पहने रहते हैं ना, तो देखेंगे वो जो चांदिया रहता है उस पर धीरे धीरे काला काला जमने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं मैल है, मैल नहीं रहती है, वो ब्लैक क्लॉटिंग रहती है, यानी कि वो भी मुरझाने लगता है। हर चीज़ अलग अलग तरीके से मुरझाती है। जैसे आप आयरन को देखेंगे तो भूरा कलर का मुरझाता है और सिल्वर को देखेंगे उस पर ब्लैक क्लॉटिंग आने लगती है, यानी कि वो ब्लैक हो रहा है, यानी कि वो मुरझा रहा है। और इस कोरोजन की वजह से जो मेटल रहते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। जो सरिया मुरझाया हुआ है वो कमज़ोर रहता है और जो सरिया मुरझाया हुआ नहीं है वो बहुत मतलब तगड़ा रहता है। घूप वूप देंगे अंदर वो चला जाता है। अरे मतलब सरिया कमज़ोर हो जाता है जब मुरझा जाता है। और इस कोरोजन से बचाने के लिए आप 2-3 काम कर सकते हो। पहला पेंटिंग कर सकते हो, जैसे रेलिंग वोलिंग घर बगलियाँ बनी होगी ना छत पे, तो देखेंगे रेलिंगें पेंट किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि बारिश और इसमें अगर उसमें पानी गिरे ना तो पेंट ऊपर रहेगा, पेंट की लेयर रहेगी तो ऊपर से पनिया बह जाएगा, जिसके कारण रेलिंगें मुरझाएगा नहीं। कहीं कहीं पेंट वो उचड़ जाता है तो रेलिंगें वहाँ से मुरझाने शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अब पानी लग रहा है। तो पेंटिंग से हम बचा सकते हैं कोरोजन। दूसरा, ग्रीस उरीस लगा बचा सकते हैं, तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं, यानी कि कोई लेयर लगा दीजिए ऊपर। बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोनो खाना वाना का पीछे खुले रख दो और उस खनवा पर हवा लगते रहे, ऑक्सीजन लगते रहे, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है तो लगेगा ही खनवों पे, और वो खनवा खराब होना शुरू हो जाए, बसियाने लगे और वो खनवा में से गंदी स्मेल आने लगे, खराब टेस्ट हो जाए, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन रेंसिडिटी, व्हेन फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल का मतलब क्या है? फैट का मतलब यहाँ खाना, ऑयल का मतलब जानबे करते हो, स्टे ओपन, यानी खनवा जब इसे खुले रख देते हैं ना फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, दे गेट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब अब खाना आप ऐसे मान लीजिए दाल चावल रख दिए हैं, अब ऐसे थाली में रख दिए हैं एक दिन के लिए, देखेंगे उसमें भजभजाने लगता है, वाइट कुछ निकलने लगेगा। तो क्या क्यों होता है? क्योंकि आप ये खुला रख दो, हवा लग रहा है, हवा से ऑक्सीजन भी लग रहा है, और जब किसी चीज़ पे ऑक्सीजन आता है, जुड़ता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो खनवा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब खनवा ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, बिकम क्या हो जाएगा? रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है बसिया जाना, तो खनवा बसिया आ जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसका
जो स्मेल रहेगा बहुत ख़राब आने लगेगा, उसका टेस्ट वो चेंज हो जाएगा। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो खाना वाना रहता है लगभग ढक के रखा जाता है, ताकि उस पर ज़्यादा हवा, ज़्यादा ये ऑक्सीजन ना लग पाए, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जल्दी खाना ख़राब हो जाएगा। इसीलिए फ्रिज व्रिज बनाई गई है, फ्रिज ये बंद रहती है। रेंसिडिटी क्या होता है समझ गए आगे। अब देखिए रेंसिडिटी से भी बचाने के लिए कई काम किए जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे चिप्स उप्स का जो पैकेटवा आता है, तो उस चिप्सवा के अंदर चिप्स ज़्यादा हवा रहती है। अब वो हवा नहीं रहती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी रहती है क्योंकि वो खाने से बहुत कम रिएक्ट करती है, इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन भरी रहती है। इसीलिए चिप्सवा उप्सवा आप देखेंगे ना खराब नहीं होता है, भले सालों साल रखा रहे, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भर देंगे तो अगले दिन खराब हो जाएगी, क्योंकि खाना ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसीलिए पैकेट बनाया जाता है, ये नमकीन जो खरीद के लाते हैं और भी चीज़, तो इस पैकेटिया में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिसके कारण चिप्सवा उप्सवा और नमकीनिया मजे दिन तक चलता रहता है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, कैसे से बचाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। इसीलिए खाना वाना खुले ना रखिएगा, ढक के रखिएगा। आई होप आप समझोगे इसके बारे में। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो जान जाए खाना वाना ढक के रखे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।